हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैटर किसे कहते हैं, देन मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैटर क्या है, तो आप डेफिनेशन में देख सकते हो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो किसी ना किसी जगह को घेरती हो और उसका मास हो, यानी उसका कुछ ना कुछ वजन हो, तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो एक मैटर है। ठीक है, अगेन कोई भी एक ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका मास होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें, एयर वी ब्रीथ, एयर क्या है, एक मैटर है। फूड जो हम खाते हैं वो भी एक मैटर है। आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं जिनका जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं और जिनका मास है, उसे हम कहेंगे मैटर। जैसे चेयर्स हो गई, टेबल है, बेड हो गया। ठीक है, तो जो भी आप अपने आसपास चीजें देखते हो जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, वो कहलाती हैं मैटर। स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद भी मैटर कहलाती है। ओके, अभी आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, एयर एयर कैसे मैटर है। देखो, एयर स्पेस तो ऑक्युपाई करती है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या एयर का मास होता है? देखो, इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक हम लेंगे स्टिक, उसके दोनों ही एंड्स पर हम टाई करेंगे दो इन्फ्लेटेड बैलून्स। ठीक है, जब हम एक बैलून को प्रिक करेंगे तो क्या होगा, जो ये स्टिक है ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी तरफ था इन्फ्लेटेड बैलून जिसमें हवा थी, तो हवा का कुछ ना कुछ वजन होगा जिसकी वजह से ये जो स्टिक है एक तरफ झुकी, है ना। तो एयर भी क्या है, एक मैटर है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज का बना होता है? पार्टिकल्स से मिलकर बनता है मैटर। ओके, इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमें 100 ml बीकर लेना है, देन उसे आधा पानी के साथ फिल कर लेना है। देन हम वाटर का लेवल मार्क करेंगे। आफ्टर दैट डिसॉल्व सम सॉल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। ग्लास रोड की हेल्प से हम सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, फिर आप वाटर लेवल को देखेंगे कि क्या उसमें कोई चेंज आया है या फिर नहीं आया। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू सॉल्ट? सॉल्ट के साथ क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर? जब हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा बीच में, तो वो एक्चुअल में कहाँ चला गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या पानी का लेवल चेंज हुआ है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water. तो जब हमने salt को पानी में dissolve किया, तो जो salt के particles थे वो कहाँ चले गए? water के particles के बीच में। ठीक है, तो जब वो water के particles के बीच में जाकर set हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा? पानी का लेवल भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे होते हैं? तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है जिसमें हम 2 to 3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के और उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन आया पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, उसमें से हम 10 ml लेंगे और उस 10 ml सॉल्यूशन को हम 90 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, देन अगेन अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसमें से 10 ml लेंगे और उसे अनदर 90 ml वाटर में
डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, कीप डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। तो ये जो प्रोसेस है ये हम 5 से 8 बार करेंगे। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या अभी भी पानी आपको कलर्ड दिखाई दे रहा है? आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 100 ml वाटर के अंदर कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डिसॉल्व किए, देन उसमें से 10 ml लिया और उस 10 ml को दूसरे 90 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, देन इसमें से 10 ml लिया और 10 ml को अनदर 90 ml वाटर में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हमने 5 से 8 बार किया। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या अभी भी आपका जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड है? यस, अभी भी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कलर्ड होगा, लेकिन कलर की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ऐसा किस लिए हुआ? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. बस थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स वाटर के लार्ज वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कलर दे देते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, सिर्फ एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी लाखों टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अगर लाखों होंगे एक क्रिस्टल के अंदर तो आप खुद इमेजिन करो कि वो कितने छोटे होंगे। सो which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो जब हम उन क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स खुद को डिवाइड करते हैं और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा वाटर क्या हो जाता है, कलर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में होते हैं स्पेसेस। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पीछे हमने 2 एक्टिविटीज डिस्कस करी हैं उसमें हमने क्या किया था, शुगर और सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया था, देन पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, शुगर के जो पार्टिकल्स थे या फिर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे वहां चले गए। तो जो क्या इंडिकेट करता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज लिखी है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, मैटर के एक टाइप के पार्टिकल्स कहां चले जाते हैं, गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके स्पेसेस के बीच में। So this shows that there is enough space between the particles of matter. Next point is particles of matter are continuously moving. Matter के जो particles हैं वो continuously move करते रहते हैं। इसके लिए एक activity है, put an unlit incense stick in a corner of your class. तो जो अगरबत्ती है जो अनलिट है, अभी हमने उसको लाइट नहीं किया है, तो उसे हम क्लास के एक कॉर्नर में रख देंगे। How close do you have to go near it so as to get its smell? उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके कितने पास जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बहुत ही पास उसको अपने हाथ में लेकर स्मेल करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब उसे लाइट करेंगे। What happens? Do you get the smell sitting at a distance? तो जब आप उसको लाइट कर दोगे तो क्या होगा, अगर आप दूर भी कहीं हो तो वहां पर भी आपको उसकी स्मेल आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? So in both the cases the difference is the rate of diffusion. दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो दोनों ही केसेस में किस चीज का डिफरेंस था, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो जब हमने इंसेंस स्टिक को लाइट नहीं किया था तब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो कम था,
लेकिन जैसे ही हमने इंसेंस स्टिक को लाइट किया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स इज लोअर एंड हायर इन गैसियस पार्टिकल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम गैसियस पार्टिकल्स की बात करें तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब हम इंसेंस स्टिक को लाइट करते हैं तो क्या होता है? लाइट करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें दूर बैठे ही उस इंसेंस स्टिक की स्मेल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी हमने डिस्कस किया। व्हाई डिफ्यूजन बिकम फास्टर और हीटिंग? हीट करने से डिफ्यूजन फास्टर क्यों होती है? तो जब हम हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है? डिफ्यूजन फास्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है? टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लासेस लेने हैं और उन्हें पानी के साथ भर लेना है। देन पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या फिर रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर। फर्स्ट बीकर की साइड्स पर हम क्या डालेंगे? ब्लू या रेड इंक की ड्रॉप। ठीक है, देन हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, और दूसरे बीकर में हम जो बीकर की वॉल है उस पर डालेंगे हनी, उसी तरीके से जैसे हमने इंक डाली है। ठीक है, नाउ लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ अ क्लास। अपने क्लास के या फिर हाउस के किसी कोने में उन्हें अनडिस्टर्ब्ड रख दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब आप ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? इंक ड्रॉप ऐड करने के बाद आप तभी क्या ऑब्जर्व करते हो? What do you observe immediately after adding a drop of honey? जब आप हनी की ड्रॉप ऐड करते हो बीकर की वॉल पर तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? How many hours या फिर days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? कितने घंटे या फिर कितने दिन लगते हैं इंक के कलर को वाटर के अंदर इवनली स्प्रेड होने के लिए? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? द इंक ड्रॉप मूव्स डाउनवर्ड। जब हम बीकर की वॉल पर एक इंक ड्रॉप लगाएंगे तो वो इंक ड्रॉप नीचे की तरफ आएगी एंड इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड इन द वाटर, और उस इंक ड्रॉप के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। द मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर टेक्स अबाउट 2 to 3 मिनट्स। इंक को वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। 2 to 3 मिनट्स में जो इंक है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। While the honey drops sticks to the wall of the beaker, लेकिन जो हनी ड्रॉप है वो अभी भी बीकर की वॉल के साथ क्या है? स्टिक है, एंड मूव्स वेरी स्लोली, और बहुत ही धीरे धीरे क्या होगी? नीचे आएगी। द मिक्सिंग ऑफ हनी इन वाटर टेक्स एन आवर। हनी को पानी के अंदर मिक्स होने के लिए 1 घंटा या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ऐसा किस लिए हुआ? जो इंक थी वो इतनी जल्दी डिसॉल्व क्यों हुई? हनी को इतना टाइम क्यों लगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बट गैसियस
पार्टिकल्स मूव फास्ट इन एनी डायरेक्शन। गैशियस पार्टिकल्स की बात करें तो वो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही फास्टली मूव करती है। सो द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स इज डिफरेंट। अलग अलग मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज डिफरेंट। अब उनकी जो स्पीड है, पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होगी। ओके, द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ इंक इज वीक। इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ हनी इज स्ट्रॉन्ग। हनी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हनी की ड्रॉप स्लोली मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। एक कंटेनर में हम वाटर लेंगे और उस वाटर के सरफेस को हम फिंगर्स की हेल्प से कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हम केक को कट करते हैं ना नाइफ के साथ, तो वैसे ही हम फिंगर्स की हेल्प से उस पानी के सरफेस को कट करने की कोशिश करेंगे। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? तो क्या आप वाटर के सरफेस को कट कर पाते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है यानी जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। What could be the reason behind the surface of water remaining together? तो क्या रीजन हो सकता है कि जो पानी का सरफेस है वो हमेशा इकट्ठा ही रहता है? तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से पानी का जो सरफेस है उसे हम अपने फिंगर्स की हेल्प से नहीं काट सकते। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।